हम कर्वेचर और साइन कर्वेचर की बात कर रहे हैं। हमने डिफरेंट कर्व्स के लिए कर्वेचर और साइन कर्वेचर्स दोनों फाइंड आउट किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आपने लाइन के लिए कर्वेचर फाइंड आउट किया कि 0 है। आपने सर्कल का कर्वेचर फाइंड आउट किया कि 1/r है अगर उसका रेडियस r हो। इसी तरह आपने एलिप्स के लिए भी कर्वेचर फाइंड आउट किया। जो एलिप्स का कर्वेचर था वो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट था। हमने उस कर्वेचर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट की। हमने कहा था ये अगर एलिप्स है तो यहाँ पर कर्वेचर की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ कर्वेचर की वैल्यू मिनिमम और यहाँ भी कर्वेचर की वैल्यू मिनिमम है। जहन में क्वेश्चन पैदा ये होता है कि हमने कर्व के लिए कर्वेचर मालूम कर लिया। अगर कोई शख्स हमसे कहे कि मैं आपको एक कर्वेचर दे रहा हूँ, आप बताएं इस तरह की कर्व कौन सी है। कर्वेचर दे दिया जाए और कर्व मालूम करने के लिए आपसे कहा जाए, क्या मालूम कर सकेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये कर्व बताएं जिस कर्व का कर्वेचर जो है वो 1 है, बता सकते हैं किस तरह की कर्व होगी? जी क्या ख्याल है, बता सकते हैं? हमने देखा है सर्कल का कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट चूज़ कर रहे हैं। सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर कर्वेचर हमेशा सेम आता है। यहाँ पे भी कर्वेचर एक सेम नंबर दिया हुआ है तो यकीनन आप बता सकते हैं कि वो कर्व क्या है, सर्कल है। लाइन का कर्वेचर भी हमेशा सेम नंबर ही है लेकिन वो 0 है। चूँकि ये नंबर 0 नहीं है, 1 दिया हुआ है, तो अगर आपको कर्वेचर गिवन है और आपसे कहा जाता है कि आप कर्व बताएं क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस केस में कि वो कर्व सर्कल है और ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। एक स्टूडेंट कहता है कि जी ये वाला सर्कल जो है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, ये वो सर्कल है जिसका कर्वेचर 1 है। एक और स्टूडेंट कहता है कि सर्कल का रेडियस तो 1 ही है लेकिन सेंटर जो है वो फ़र्ज़ करें 1 और 0 है और ये वाला सर्कल है जिस सर्कल का कर्वेचर 1 है। कोई और स्टूडेंट इससे डिफरेंट पोजीशन पे भी सर्कल बता सकता है। बस जब भी आंसर में वो कहेगा कि जी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जिसका रेडियस 1 है, तो वो सर्कल चाहे इस जगह पर बनाए प्लेन में, यहाँ बनाए, किसी भी पोजीशन पर बनाए, रेडियस 1 रखेगा तो उस सर्कल का कर्वेचर 1 ही होगा। यानी अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि एक कर्व बताएं जिसका कर्वेचर 1 है, तो वो कर्व सर्कल ही है लेकिन उसके सेंटर डिफरेंट पोजीशंस पर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आंसर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आंसर्स क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। सर्कल विद सेम रेडियस बट डिफरेंट सेंटर्स। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि वो कर्व बताएं, उस कर्व को स्केच करें जिस कर्व का कर्वेचर 0 है। कर्व स्केच करें, कर्वेचर 0 है। बहुत आसान काम है, आप जल्दी से कहेंगे जी ये वाली लाइन है जी। लेकिन दूसरा शख्स कह सकता है ये वाली नहीं जी, ये वाली लाइन है। तीसरा शख्स कह सकता है कर्वेचर 0 वाली लाइन तो है लेकिन ये वाली लाइन है। मतलब कहने का ये है कि ऑप्शंस जो हैं आंसर्स की, लाइन तो हैं लेकिन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक शख्स कह सकता है वो लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है और इस वेक्टर c के पैरेलल है। दूसरा कह सकता है नहीं जी ये वो लाइन है जो y एक्सिस को 0 और -1 पे कट कर रही है और इसके पैरेलल है।
तीसरा कह सकता है नहीं जी ये तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ही है। तो पॉसिबल आंसर्स इन्फिनिट हो सकते हैं। लेकिन ये जो सारे इन्फिनिट आंसर्स आ रहे हैं, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, आपस में इनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इस सर्कल को मैं उठाकर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं तो दोनों सर्कल्स क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं और थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी। इस लाइन को भी थोड़ा सा घुमा दें और थोड़ी सी जगह चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें तो ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। इस वक्त मैं कंक्लूजन ये ड्रा कर रहा हूँ कि अगर कर्वेचर दिया जाए तो कर्व मालूम की जा सकती है, कर्व बता सकते हैं, लेकिन पॉसिबल आंसर्स इन्फिनिट हो सकते हैं। वो इन्फिनिट आंसर्स जो हैं उनकी भी आपस में एक रिलेशन मौजूद है। उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। इस वक्त हमने दो बातें नोट की हैं कि कर्व्स के आंसर्स तो इन्फिनिट हो सकते हैं, लेकिन वो सारी कर्व्स दो ऑपरेशंस के बाद कोइंसाइड कर सकती हैं, रोटेट करने और पोजीशन को चेंज करने के बाद। रोटेट करने और पोजीशन को चेंज करने के बाद वो कर्व्स आपस में कोइंसाइड कर सकती हैं। डिफाइन करते हैं कि ऐसी कर्व्स को हम क्या कहते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन जहन में पैदा होता है कि ये तो बहुत आसान सी बात थी, कर्वेचर कांस्टेंट था, हमने आसानी से कर्व गेस कर ली। अगर कर्वेचर कर्व के हर पॉइंट पर चेंज हो रहा हो, कर्वेचर इट्सेल्फ कोई कांस्टेंट नंबर ना हो, तो क्या हम तब भी कर्व मालूम कर सकेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर भी यस है। हाँ, हम वो कर्व मालूम कर सकेंगे। अगर हमें कर्वेचर किसी एलिप्स का दे दिया जाए, एलिप्स का कर्वेचर हर पॉइंट पर बदलता है, हमें ये ना बताया जाए एलिप्स है, कर्वेचर दे दिया जाए तो हम एलिप्स स्केच कर लेंगे, एलिप्स बना लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कौन सी एलिप्स का कर्वेचर है। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट वो एलिप्स कहे इस पोजीशन पर है, दूसरा कहे नहीं जी इस पोजीशन पर है, तीसरा कहे इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो इतना ही है, लेकिन ये थोड़ी सी इस तरह से टिल्टेड है। यानी यहाँ पर भी आंसर्स की पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनिट हैं। लेकिन एक कर्वेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी कर्व्स आप मालूम करेंगे, उन सारी कर्व्स की आपस में एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि कर्व को आप रोटेट करके और शिफ्ट करके आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं। इस तरह की कर्व्स के लिए हम अभी थोड़ी देर में डेफिनेशन करेंगे कि हम इस तरह की कर्व्स को कॉन्ग्रुएंट कर्व्स कहते हैं। अभी तक की डिस्कशन से हमें ये लग रहा है कि अगर हमें किसी कर्व का कर्वेचर मालूम हो तो हम वो कर्व मालूम कर सकते हैं। गो कि ऐसी कर्व्स इन्फिनिट हो सकती हैं तादाद में, लेकिन हम इनको रोटेशन और ट्रांसलेशन से कोइंसाइड करवा सकते हैं। और हमने कहा है कि ऐसी कर्व्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर्व्स कहा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमसे वो कहता है कि कर्व मालूम करें गैमा जिसकी डोमेन -1 से 4 हो, प्लेन कर्व है यानी R2 उसकी रेंज हो, इसका कर्वेचर -1 से लेकर 0 तक 1 हो, इसका कर्वेचर t की वैल्यू 0 से 3 लेकर 0 हो और 3 से 4 के दरमियान इसका कर्वेचर 1 हो। इससे पहले हमने जो कर्व्स निकाली हैं उनका कर्वेचर हमेशा सेम ही था। इस दफ़ा कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है। कर्वेचर -1 से 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकता है, रेंज इसकी R हो सकती है। उसने कहा है -1 से 0 के दरमियान इसका कर्वेचर 1 हो, 0 से 3 तक इसका कर्वेचर 0 हो और 3 से 4 के दरमियान इसका कर्वेचर 1 हो। जब हम बात कर रहे हैं कि इसका कर्वेचर 1 हो, कर्वेचर 1 किसका होता है? सर्कल का। इसका मतलब है इस पोर्शन में सर्कल बन रहा है। कौन सा सर्कल बन रहा है? जिसका रेडियस 1 है। x की वैल्यू -1, 0, ये सर्कल बन रहा है। सर्कल रेडियस 1 का पूरा बन रहा है, लेकिन हमें इस सर्कल का सिर्फ वो पार्ट लेना है
इस सर्कल का कर्वेचर 1 है, वो पार्ट लेना है जो -1 से 0 के दरमियान, -1 से 0 के दरमियान ये इस सर्कल का ये वाला पार्ट है हमारी कर्व। बाकी सर्कल शामिल नहीं है हमारी कर्व में। हमारी कर्व में सर्कल का ये पार्ट है -1 से 0 तक। 0 से 3 तक इसका कर्वेचर 0 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। 0 से लेकर 3 तक ये वाली स्ट्रेट लाइन है जिसका कर्वेचर 0 है। 3 से लेकर 4 तक कर्व का कर्वेचर 1 है। कर्वेचर 1 होने का मतलब है सर्कल है। 3 से 4 तक यूनिट सर्कल, लेकिन 3 से 4 तक तो ये यूनिट सर्कल का ये वाला पार्ट है, यहाँ तक वाला, ये हमारी कर्व बन गई जिसका कर्वेचर -1 से 0 तक 1 है, यानी ये सर्कल का पार्ट है। 0 से 3 तक स्ट्रेट लाइन है, कर्वेचर 0 है। 3 से 4 तक इसका कर्वेचर 1 है, ये एक सर्कल का पार्ट। ये हमने एक कर्व बना ली। लेकिन एक और स्टूडेंट -1 से 0 तक ये वाला सर्कल लेकर इस सर्कल का पार्ट ले लिया, ये कर्व स्केच कर ली। ये सर्कल का पार्ट है, इसका कर्वेचर कितना है 1। 0 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, कर्वेचर 0 है। 3 से 4 तक कर्वेचर 1, फिर ये सर्कल का पार्ट इतना हिस्सा। तो एक और स्टूडेंट ने कहा कि वो कर्व जिसका कर्वेचर -1 से 0 तक 1 है, 0 से 3 तक 0 है, 3 से 4 तक 1 है, वो कर्व इस तरह की कर्व है। एक स्टूडेंट ने कहा वो कर्व ये है, दूसरे स्टूडेंट ने कहा वो कर्व ये है। क्या ये दोनों कर्व्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या इस कर्व को ट्रांसलेट करवाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊं और रोटेट करवाऊं तो क्या ये दोनों कर्व्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी? नहीं कर पाएंगी। ये वाला पार्ट कोइंसाइड कर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर इसको रोटेट करवाऊंगा ये वाला पार्ट कोइंसाइड कर जाएगा तो इधर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। अगर मैं ट्रांसलेशन लगाऊं, इसको यहाँ ले आऊं तो इतना हिस्सा मैच कर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूं यहाँ लाने के बाद तो इधर वाला हिस्सा मैच कर जाएगा, इधर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ये दोनों कर्व्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। एक ही कर्वेचर है, उसी से डिफरेंट कर्व्स बन रही हैं, हम उन्हें ट्रांसलेट और रोटेट करवा के कोइंसाइड नहीं करवा पा रहे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि अगर हम इस कर्व पे इस डायरेक्शन में मूव करें, इसका जो टेंजेंट है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका कर्वेचर पॉजिटिव है। जबकि इस कर्व के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएं, पहले टेंजेंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट क्लॉकवाइज रोटेट कर, कर्वेचर नेगेटिव है, और इसके बाद कर्वेचर 0 है, और इस पोर्शन में कर्वेचर पॉजिटिव है। ये ट्रांसलेट और रोटेट करवाने से आपस में कोइंसाइड इसलिए नहीं कर रही, कर्व का कर्वेचर एक पार्ट में नेगेटिव, एक पार्ट में पॉजिटिव और 0 है। इस कर्व का कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव है या 0 है। इस कर्व का कर्वेचर 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इस वजह से ये दोनों कर्व्स ट्रांसलेट और रोटेट करवा के कोइंसाइड नहीं कर रही। यानी कंक्लूजन मेरा इस वक्त ये है कि सिर्फ कर्वेचर सेम होने से हमारे पास एक जैसी कर्व्स बनाना मुमकिन नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमें कर्वेचर दिया हो और हम हमेशा ऐसी कर्व्स बनाएं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, जिनको रोटेट और ट्रांसलेट करवा के कोइंसाइड करवाया जा सकता हो, तो फिर हमें कर्वेचर नहीं बल्कि हमें साइंड कर्वेचर की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? साइंड कर्वेचर। जब भी दो कर्व्स का साइंड कर्वेचर सेम होगा तो हम उन्हें रोटेट और ट्रांसलेट करवा के आपस में कोइंसाइड कर सकेंगे। दूसरे अल्फाज में, अगर हमें साइंड कर्वेचर गिवन है
और हम कर्व्स मालूम करते हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट कर्व्स मालूम करते हैं, तो वो सारी कर्व्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमें कर्व का क्या गिवन है? साइन कर्वेचर। तो साइन कर्वेचर की मदद से अगर हम कर्व मालूम करेंगे तो कर सकेंगे। आंसर यस है। हाँ, साइन कर्वेचर गिवन हो तो कर्व मालूम की जा सकती है, और जितनी भी कर्व्स मालूम की जा सकती हैं वो सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कर्वेचर गिवन हो, कर्व मालूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कर्व्स आ जाएंगी जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। एक शख्स की मालूम की हुई कर्व और दूसरे शख्स की मालूम की हुई कर्व्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर सकेंगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हमें किसी कर्व का साइन कर्वेचर गिवन हो तो फिर हम कर्व मालूम कर सकते हैं। जो हर एक की मालूम की हुई कर्व यूनिक होगी अप टू कॉन्ग्रुएंस। कर्व्स की कॉन्ग्रुएंस के लिहाज से हमेशा एक ही कर्व मालूम होगी, और अगर कर्वेचर गिवन हो तो डिफरेंट लोग डिफरेंट कर्व्स मालूम कर सकेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अब सीखते हैं कि रोटेशन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट कर्व्स क्या होती है, और फिर सीखेंगे कि कैसे ये जो हमें थ्योरेटिकली लग रहा है कि हम मालूम कर सकते हैं ऐसी कर्व्स, वाकई ही ऐसी कर्व्स एग्जिस्ट करती हैं, और क्या वाकई ही ऐसी सारी कर्व्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। अब हम सीखने ये लगे हैं कि रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, कैसे परफॉर्म की जाती है। फ़र्ज़ करें मेरे पास R2 है, XY प्लेन है, इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है। मैं इस रेक्टेंगल को 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इस पॉइंट को रोटेट करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं, जो लाइन बन रही है उसके साथ 90 डिग्री की एक लाइन बनाऊं, और जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ ले लूं। इस रेक्टेंगल के इस पॉइंट को रोटेट करने के लिए इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं, उसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाऊं, और जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैं इस पर ले लूं। इसी तरह से इस पॉइंट को रोटेट करने का मतलब है इसको ओरिजिन से मिलाऊं, इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई लाइन बनाऊं, और वो जो 90 का एंगल बनाती हुई लाइन बना रहा हूं उस लाइन पर जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट था उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले लूं। इस तरह से मैं सारे पॉइंट्स के लिए ये रोटेशन बनाऊं, तो मेरे पास रोटेट होने के बाद ये नई रेक्टेंगल है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अबाउट ओरिजिन रोटेट करने का मतलब है। फॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हम प्लेन के पॉइंट्स को नई जगह पर ले जा रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हमने जनरली एक रोटेशन की है, कितने एंगल पर रोटेशन की है, थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है, तो ये रोटेशन एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम हम रो थीटा रखते हैं। ये प्लेन R2 के पॉइंट्स पर ऑपरेट हो रही है। आंसर भी प्लेन यानी R2 के पॉइंट C आ रहे हैं। ये पॉइंट A था, रोटेट होने के बाद पॉइंट A प्राइम आ गया है। हम कह सकते हैं कि रो थीटा जब पॉइंट A पर ऑपरेट हुई तो आंसर A प्राइम आ गया। इसी तरह से अगर ये पॉइंट B था तो ये रोटेट होने के बाद B प्राइम पॉइंट आ गया है, रो थीटा B पर ऑपरेट हुई और आंसर B प्राइम आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ PXY, एंगल थीटा पे रोटेशन करूँ एंटी क्लॉकवाइज, और पॉइंट P प्राइम आ जाए X प्राइम Y प्राइम, तो हम लिखेंगे कि रो थीटा जब पॉइंट XY पे ऑपरेट हो रही है तो आंसर आ रहा है X प्राइम Y प्राइम। अगर हमें एंगल थीटा पता है और पॉइंट XY मालूम है तो क्या हम ये नया
पॉइंट एक्स प्राइम वाई प्राइम मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करते हैं देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट पी एक्स वाई है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाकर जो डिस्टेंस आ रहा है वो आर है और ओ पी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है। हमने इस पॉइंट को रोटेट करवा दिया एंटी क्लॉकवाइज। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। नया पॉइंट आ गया पी प्राइम। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम वाई प्राइम है। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर ही है। रोटेशन में ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होता, हमने डिफाइन किया है। इस पॉइंट ओपी प्राइम का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये इतना एंगल है। यहाँ तक का एंगल अल्फा, ये थीटा, तो ये टोटल एंगल हमारे पास अल्फा प्लस थीटा है। मालूम करना चाहते हैं हम पॉइंट एक्स प्राइम वाई प्राइम को विद द हेल्प ऑफ पॉइंट एक्स वाई और रोटेशन थीटा। हमने P के O से डिस्टेंस को R लेट कर लिया है। OP लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा लेट कर लिया है। याद करवा दूं, अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस R हो और एंगल थीटा हो तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है R cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है R sin थीटा। तो ये जो पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R और एंगल अल्फा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा R cos अल्फा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा R sin अल्फा। हम मालूम करना चाहते हैं पॉइंट P प्राइम। इसका डिस्टेंस R है, इसका एंगल अल्फा प्लस थीटा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x प्राइम हो जाएगा R cos अल्फा प्लस थीटा और y कोऑर्डिनेट y प्राइम हो जाएगा R sin अल्फा प्लस थीटा। ये जो पॉइंट P प्राइम है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस R और हमने रोटेशन थीटा एंगल पे की है, इसलिए इसका x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा प्लस थीटा है। यहाँ से फार्मूला यूज़ कर लें cos अल्फा प्लस बीटा का। क्या आएगा? cos अल्फा cos बीटा यानी cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा और साइन थीटा, और बाहर वाला ये R मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो हमारे पास R cos अल्फा है ये इक्वल है x के, तो मेरे पास x प्राइम आ गया। R cos अल्फा की जगह x लिखने से x cos थीटा, और ये जो R sin अल्फा है ये इक्वल है y के, इसकी जगह y लिखने से माइनस y sin थीटा। ये मेरे पास पॉइंट x प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस तरह अगर मैं y प्राइम मालूम करना चाहता हूँ और इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ कर लूँ, तो साइन अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा और साइन थीटा, और बाहर जो R है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ कर लिया। R साइन अल्फा किसके इक्वल है? y के, इसकी जगह y लिख लिया जाए, और R cos अल्फा किसके इक्वल है? x के, इसकी जगह x लिख लिया जाए, तो ये बन जाएगा y cos थीटा प्लस x sin थीटा। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए y प्राइम के। तो अगर हम R2 के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे रोटेट कर लें, तो हमने इसको फॉर्मली कहा है ये एक फंक्शन है R2 से R2 पे पॉइंट्स को नई जगह पर ले जाता है। कैसे लेकर जाता है कि पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लें,
थीटा एंगल पे रोटेट करना है तो एक लाइन नहीं बनाएं जो इस ओपी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही हो। जितने डिस्टेंस पर पॉइंट पी है उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट इस नई लाइन पर ले लें। इस तरह से हम हर पॉइंट की इमेज मालूम कर सकते हैं इस फंक्शन रो थीटा के ऑपरेशन से। इस फंक्शन रो थीटा के ऑपरेशन से हम किसी भी पॉइंट P की इमेज P प्राइम मालूम कर सकते हैं। अगर P के कोऑर्डिनेट्स x और y हों और इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स x प्राइम और y प्राइम हो और हमने रोटेशन थीटा की हो तो ये हमने रिलेशन मालूम कर ली है जिसकी मदद से हम नए पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। x प्राइम होगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y प्राइम होगा y cos थीटा प्लस x sin थीटा। इस नोटेशन को मैंने बाद में यूज़ करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, इसलिए मैं इसको ज़रा मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने लगा हूँ। x प्राइम इक्वल है x cos थीटा माइनस y sin थीटा के और y प्राइम इक्वल है y cos थीटा प्लस x sin थीटा के। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स x प्राइम y प्राइम लिख लूँ तो ये बन सकता है राइट साइड पे दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से राइट साइड बन सकती है। एक पहले मैट्रिक्स में cos थीटा माइनस साइन थीटा x और y के कोफिशिएंट्स। x और y के कोफिशिएंट तरतीब में मैं पहले x का कोफिशिएंट लिखूंगा, सेकंड रो में भी x का कोफिशिएंट साइन थीटा और y का कोफिशिएंट cos थीटा और फिर x और y। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनेगी। हमने इसको लिख लिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। रो थीटा जब किसी पॉइंट x और y पे ऑपरेट हो तो ये वाला आंसर आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम। हमने प्लेन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को एंगल थीटा पे इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। जब भी x और y पे ये मैट्रिक्स ऑपरेट हो और नया पॉइंट बन जाए तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स x और y को एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे रोटेट कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। अगर हम फर्ज करें पॉइंट्स को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें और हम मालूम करना चाहें कि पॉइंट 1 और 0 जो है वो रोटेट होकर कहाँ आ गया है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में पॉइंट 1 0 को मैं लिख रहा हूँ कॉलम फॉर्म में। ये मैट्रिक्स में थीटा की जगह π/4 cos π/4 माइनस साइन π/4 साइन π/4 और cos π/4। हमें साइन π/4 cos π/4 की वैल्यूज़ मालूम है, 1/2 का स्क्वायर रूट होती हैं। इनको 1 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट प्लस 0 और 1/2 का स्क्वायर रूट प्लस 0, यानी हमारा जो पॉइंट है वो रोटेट होकर 1/2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है 1 और 0 और हम इसको 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 ही होगा, इसका भी 1 था। ये कितनी रोटेशन हो गई, 45 डिग्री की। इसी तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करवा सकते हैं एंगल थीटा पे। जब भी आपके पास रो थीटा किसी एक्स वाई पे ऑपरेट हो और मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह का आंसर आए, ये वाला मैट्रिक्स बने, तो इसका मतलब है आपने बेसिकली उन पॉइंट्स को रोटेट करवाया है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे आपने रोटेशन की है। प्लेन की R2 से R2 में ही रहे हैं, उसके पॉइंट्स की, उसके ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन की है अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा। इस रोटेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बता दिया कहाँ इस्तेमाल करेंगे।
बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डिफाइन करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट कर्व्स, ऐसी कर्व्स जिनका जो साइंड कर्वेचर है वो क्या है, सेम है। हमने कहा अगर हमें साइंड कर्वेचर गिवन हो तो वो हम कर्व मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की हम इन्फिनिट कर्व्स मालूम कर सकते हैं। हाँ, इन इन्फिनिट कर्व्स को हम आपस में कोइंसाइड करवा सकते हैं दो ऑपरेशंस करके, रोटेट करवा के और ट्रांसलेट करवा के। रोटेट कैसे करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स को या पूरे प्लेन को, वो हमने सीखा। अब देखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करवाते हैं प्लेन को। ट्रांसलेशन अगर हम करें थ्रू वेक्टर ए, तो इस ट्रांसलेशन का नाम हम टी ए रखते हैं। R2 को ट्रांसलेट करती है, R2 के पॉइंट्स को ये फंक्शन ट्रांसलेट करता है, R2 में ही ले जाता है। कैसे कि जब भी ये R2 के किसी पॉइंट P पे ऑपरेट हो तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में वेक्टर A ऐड कर लेता है, पॉइंट्स को A वेक्टर के अलॉन्ग ट्रांसलेट कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 और 2 पे है और जिसका रेडियस 1 है। मैं इसमें ट्रांसलेशन करने लगा हूँ 2i की, वो के पूरे प्लेन में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ख़ास तौर पे इस सर्कल की ट्रांसलेशन देखना चाह रहा हूँ कि सर्कल के पॉइंट्स को जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो कहाँ पहुँच जाते हैं नए पॉइंट्स। ये पॉइंट है P, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर में ऐड कर लें 2i यानी राइट साइड पर एक्स एक्सिस की तरफ ये मैंने इसमें 2i ऐड कर लिया और मेरे पास ये पॉइंट P प्राइम हो गया। सर्कल का पॉइंट P 2i की ट्रांसलेशन से P प्राइम बन गया। इस तरह से सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स, मसलन ये वाला पॉइंट A है, इसमें 2i की ट्रांसलेशन करें तो ये पॉइंट A प्राइम बन गया। इस तरह से हम पूरे सर्कल को एक जगह से ट्रांसलेट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या पूरे के पूरे प्लेन R2 को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं? ट्रांसलेशन हमेशा एक वेक्टर की मदद से की जाती है कि हमने ट्रांसलेशन की है वेक्टर A की, ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में वेक्टर A ऐड कर लिया, तो ये होती है ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है और हमने रोटेशन पढ़ी है, ये ख़ास तरह के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हम कहते हैं आइसोमेट्रीज हैं। आइसोमेट्रिक एक ख़ास तरह का फंक्शन होता है, वैसे तो जनरली Rn से Rn पर होता है, लेकिन हम सारी बातें इस वक्त कर रहे हैं प्लेन के लिए। हम कहेंगे आइसोमेट्री जो है एक फंक्शन m R2 से R2 पे, हम इस फंक्शन को आइसोमेट्री कहेंगे। कब? अगर फ़र्ज़ करें मैं R2 में एक पॉइंट P लूँ और एक पॉइंट Q लूँ और MP और MQ जो है P और Q की इमेजेस हों विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन m। हम इस फंक्शन m को जो R2 के पॉइंट्स को R2 पर लेकर जा रहा है आइसोमेट्री कहेंगे अगर d कैलकुलेट करें पॉइंट्स P और Q का और d कैलकुलेट करें इनकी इमेजेस MP और MQ का, और ये d अगर हमेशा सेम आए, हर दो पॉइंट्स P और Q के दरमियान d और उनकी इमेजेस के दरमियान d सेम आए, तो फंक्शन m को हम कहते हैं ये आइसोमेट्री है R2 की। जब हम ट्रांसलेशन ऑपरेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर R2 के ऊपर, यहाँ पर जो पॉइंट्स P और A हैं इनके दरमियान जितना D है, इनकी इमेजेस P प्राइम और A प्राइम में भी D उतना ही है। बेसिकली ट्रांसलेशन जो है वो एक आइसोमेट्री है, R2 के पॉइंट्स पे ऑपरेट होती है, R2 में जाती है, लेकिन पॉइंट्स का D और उनकी इमेजेस का D हमेशा सेम रहता है। इसी तरह से जो रोटेशन है, रोटेशन में भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान
R2 के पॉइंट्स के दरमियान D चेंज नहीं होता, रोटेशन भी एक आइसोमेट्री है। इसके अलावा भी R2 की हमारे पास आइसोमेट्रीज मौजूद हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त इन दो आइसोमेट्री से है, कौन सी? ट्रांसलेशन और रोटेशन। आइसोमेट्री एक फंक्शन है हमारे लिए स्पेशली सिर्फ R2 से R2 पे, वैसे जनरली ये Rn होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें पॉइंट्स के दरमियान D और उनकी इमेजेस के दरमियान D क्या रहे? सेम रहे। ऐसे फंक्शन को हम आइसोमेट्री कहते हैं। आप देख सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट कर लें, किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करें या ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर लें अबाउट ओरिजिन, उनके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आइसोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों आइसोमेट्रीज हैं प्लेन की। इसके अलावा आपने और आइसोमेट्रीज भी पढ़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे रिफ्लेक्शन। अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं, रिफ्लेक्शन हो जाए, प्लेन के पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन हो जाए, तो पॉइंट्स के दरमियान D चेंज नहीं होता है। जो रिफ्लेक्शन है वो भी एक आइसोमेट्री है। बेसिकली प्लेन की आइसोमेट्रीज दो तरह की होती हैं। हम कहते हैं प्लेन की आइसोमेट्री जो है वो दो तरह की है। एक है डायरेक्ट आइसोमेट्री और दूसरी है अपोजिट आइसोमेट्री। डायरेक्ट आइसोमेट्री हम ऐसी आइसोमेट्री को कहते हैं जिसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, पॉइंट्स की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। और अपोजिट आइसोमेट्रीज ऐसी आइसोमेट्रीज को कहते हैं जिसमें पॉइंट्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ओरिएंटेशन चेंज होने का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड हो जाता है। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज हो जाना। जबकि आप कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो एक आइसोमेट्री तो है लेकिन अपोजिट आइसोमेट्री है। और हमारे पास जो ट्रांसलेशन है, जो रोटेशन है, ये दोनों डायरेक्ट आइसोमेट्रीज हैं। तो याद करने लगे हैं कि फंक्शंस की कंपोजिशन क्या होती है। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो अल्फ़ा सेट A से B पर और एक फंक्शन बीटा हो से सेट B से C पर, तो बीटा डॉट अल्फ़ा एक फंक्शन होगा A से C पर और हम इसको कहेंगे ये फंक्शंस की कंपोजिशन है। और जब ये किसी एलिमेंट A पर ऑपरेट हो तो ऑपरेट करने का मेथड होता है बीटा ऑफ अल्फ़ा ऑफ A। पहले मैपिंग अल्फ़ा A पर ऑपरेट होगी, आंसर B में चला जाएगा, और उस B के एलिमेंट पर मैपिंग बीटा ऑपरेट होगी और आंसर C में आ जाएगा। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं। यहाँ हमने दो आइसोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। एक है रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा, ये फंक्शन है R2 से R2 के ऊपर। और एक और फंक्शन हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर A फ्रॉम R2 टू R2। इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी, और हम ख़ास तौर पे इस वक्त कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, TA डॉट रो थीटा, ये भी एक फंक्शन होगा R2 से R2 के ऊपर। और TA डॉट रो थीटा जब किसी एलिमेंट P पर ऑपरेट होगी तो क्या आंसर आएगा? पहले रोटेशन, पॉइंट P को रोटेट कर लेगी और उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर ट्रांसलेशन, उस पॉइंट को ट्रांसलेट कर लेगी। ये हमारे पास इस वक्त रोटेशन और ट्रांसलेशन की कंपोजिशन है। रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आइसोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों आइसोमेट्रीज हैं, इनकी कंपोजिशन भी आइसोमेट्री है। TA डॉट रो थीटा ये एक आइसोमेट्री है।
क्यों आइसोमेट्री है? अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक का अपेंडिक्स 1 देखें, उसके अंदर डिटेल के साथ सारी बातें हैं। इस वक्त हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ना सिर्फ ये आइसोमेट्री है बल्कि ये डायरेक्ट आइसोमेट्री है। मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिट और डायरेक्ट आइसोमेट्रीज क्या होती हैं। ये एक डायरेक्ट आइसोमेट्री है। मैं डायरेक्ट और अपोजिट आइसोमेट्रीज की बात क्यों कर रहा हूँ? ख़ास तौर पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आइसोमेट्री जब किसी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट होती है तो अगर उनका साइंड कर्वेचर सेम हो तो वो कोइंसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंड कर्वेचर सेम हो तो जो अपोजिट आइसोमेट्री है वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे मैप नहीं करवा सकती। लेकिन जो डायरेक्ट आइसोमेट्रीज हैं वो सेम साइंड कर्वेचर की कर्व्स को एक कर्व को दूसरी कर्व पे मैप करवा देती है, एक कर्व को दूसरी कर्व के साथ कोइंसाइड करवा देती है। और इसी बेस पे हम बात करने लगे हैं, फाइनल डेफिनेशन करने लगे हैं कॉन्ग्रुएंट कर्व्स की। गैमा इसकी डोमेन से अल्फा बीटा है और रेंज R2 यानी ये प्लेन कर्व है। एक और कर्व है हमारे पास से गैमा टिल्डा, इसकी डोमेन भी अल्फा बीटा और रेंज R2 यानी ये भी एक प्लेन कर्व है। दोनों कर्व्स की डोमेन सेम है। हम कहेंगे गैमा इज कॉन्ग्रुएंट टू गैमा टिल्डा अगर हम इनमें से किसी एक कर्व के ऊपर ये जो डायरेक्ट आइसोमेट्री है, जो कंपोजिशन है ट्रांसलेशन और रोटेशन की, जब ये एक कर्व पे ऑपरेट हो और दूसरी कर्व बन जाए। फॉर एग्जांपल गैमा पे ये आइसोमेट्री ऑपरेट हो यानी कर्व को रोटेट करवाए, कर्व को ट्रांसलेट करवाए और दूसरी कर्व के ऊपर मैप करवा दे, तो हम कहेंगे ये दोनों कर्व्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। फर्ज करें आपके पास जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। इस दूसरी स्ट्रेट लाइन को अगर मैं रोटेट करवाऊं इस तरह से एंगल पे और फिर इसको ट्रांसलेट करवा दूं तो ये इस स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड कर गई है, मैप कर गई है, इक्वल आ गई है। अगर ये मेरी कर्व गैमा थी और ये वाली स्ट्रेट लाइन मेरी कर्व गैमा टिल्डा है, इस पे मैंने रोटेशन करवाई से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, यानी ये आ गई मेरे पास रो थीटा गैमा। इसको मैंने ट्रांसलेशन करवाई वेक्टर ए से, यानी ये मेरी कर्व आ गई टी ए डॉट रो थीटा गैमा और ये मेरे पास कर्व आ गई कौन सी? गैमा टिल्डा। तो मैं कहूँगा ये दोनों कर्व्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट कर्व्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कर्व्स हमने डिफाइन कर ली फॉर्मली कि कौन सी कर्व्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर आप एक कर्व के ऊपर रोटेशन ऑपरेट करवाएं, फिर ट्रांसलेशन ऑपरेट करवाएं और हमारे पास दूसरी कर्व बन जाए तो हम कहेंगे वो दोनों कर्व्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट कर्व्स हैं। जब भी दो कर्व्स का साइंड कर्वेचर सेम हो तो हम एक कर्व को दूसरी कर्व के कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। तो हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो फाइनल कंक्लूजन ये है, अगर हमें किसी कर्व का साइंड कर्वेचर गिवन हो तो हम वो कर्व मालूम कर सकते हैं। हमने स्टार्ट में कुछ एग्जांपल्स भी की थी, तो फॉर्मल थ्योरम की तरफ जाएंगे लेकिन वो थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।